अगर आपको मेरा फैसला नहीं मंजूर तो कोई बात नहीं, मैंने दूसरा रास्ता देख लिया है। अफ़सोस मुझे इस बात का रहेगा कि मेरी ज़िंदगी के इस खुशहाल पल में आप मौजूद नहीं रहेंगे। ठीक है, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं मनोज से ही शादी करूँगी। सूर्यकांत जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी कभी उन्हें यह दिन भी दिखाएगी। खुशी को अपने पिता से इस तरह बात करते हुए देखकर उसकी माँ कमला भी हैरान थी। उसे भी खुशी के इस नए रूप को देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह उसकी बेटी खुशी ही है। एक चीज़ खरीदनी होती तो भी वह अपने पापा से पूछने के लिए घबराती। अपनी माँ के पास आकर, माँ आप ही पापा से पूछिए और खरीद दीजिए ना प्लीज़, प्लीज़ माँ, बोलने वाली खुशी आज अपने पापा के सामने अचानक शेरनी कैसे बन गई। अपने पापा के सामने इस तरह खड़े होकर बेधड़क बातें कर रही खुशी को देखकर कमला सन्न रह गई। एक कड़वा सच यह है कि कमला कभी अपने पति के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकती थी। शादी हुए इन सालों में कमला ने पति के सामने कभी अपनी राय जाहिर नहीं की। उनके परिवार की प्रथा है कि औरतों को आज़ादी ना दी जाए। उनका मानना है कि स्त्री का दर्जा हमेशा पुरुष से कम होता है। मगर कमला की मायके की बात अलग थी। कमला के पिता ने उसे एक महारानी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसके पिता की सिर्फ बेटियां थीं और वे इससे बहुत खुश थे। वे अपनी लड़कियों को घर की लक्ष्मी मानते और उन्हें भरपूर स्नेह व इज्जत देते। उन्हें अपनी बेटियों पर गरूर था, खासकर अपनी बड़ी बेटी कमला पर। कमला की बातों को वे सिर आंखों पर रखती हैं। कमला की ख्वाहिश का मान करते हुए उन्होंने उसे अंग्रेजी साहित्य में बीए करने की इजाज़त दी। कमला के पिता ने अपनी बेटी की शादी के मामले में एक गलत फैसला ले लिया। सूर्यकांत जी के परिवार के बारे में अच्छी तरह पूछताछ किए बगैर उस परिवार की शानो शौकत को देखकर अपनी बेटी की शादी सूर्यकांत जी से करवाई। शादी के दूसरे दिन ही कमला को ससुराल में एक झटका सा लगा। कमला को अंग्रेजी अखबार पढ़ती देखकर उसके ससुर जी ने उसे फटकारा। इस तरह सुबह अखबार पढ़ना एक बहू को शोभा देता है क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? मर्दों की तरह औरतों का अखबार पढ़ना अच्छे संस्कार नहीं होते हैं। दुनिया के बारे में जानकर तुम क्या करोगी? तुम्हारा काम है रसोई में खाना बनाना और बच्चे पैदा करके उनका पालन पोषण करना, समझी तुम? ससुर जी की बातें सुनकर कमला को ताज्जुब हुआ। ससुराल में आए कुछ ही दिनों में कमला को पता चल गया कि औरतों को मर्दों का गुलाम बनकर रहना ही इस घर की परंपरा है। ना चाहते हुए भी कमला ने अपने आप को बदलने की कोशिश की। समय आया जब कमला अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। जब डॉक्टर ने यह खबर सुनाई तो कमला बेहद खुश हुई। उसने खुशी से अपने पति सूर्यकांत जी को यह समाचार सुनाया तो उन्होंने कहा, सुनो, अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे लेकर इस घर में आना, लड़की पैदा हुई तो उसे अपने मायके में ही छोड़ कर आना, समझी? खानदान को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लड़का ही चाहिए। यह सुनते ही कमला सन्न रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई आदमी अपनी पहली संतान के बारे में ऐसा भी सोच सकता है। बहरहाल कमला ने एक लड़की को जन्म दिया और उसके बाद कमला की इज्जत उस घर में बढ़ गई। कमला के ससुर ने उसे एक कीमती गहना तोहफे में दिया। उसके 2 वर्षों बाद जब कमला का दूसरा लड़का पैदा हुआ तो तब से सूर्यकांत जी अपना सीना चौड़ा करते हुए घूमते थे। कमला के कई बार मना करने के बावजूद उसके दोनों बेटों कमल और सूरज को उसके पति और ससुर ने लाड प्यार देकर बिगाड़ दिया। अगर कमला बीच में बोले तो, ये दोनों लड़के हैं, शेर हैं मेरे बच्चे, उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी करके ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे, कहकर कमला के दोनों बेटों को पूरी तरह बिगाड़ दिया सूर्यकांत जी ने। कमला बेबस होकर देखती रह गई। इतने में कमला तीसरी बार गर्भवती हुई। सूर्यकांत तो बड़े गरूर से कहता रह गया, यह भी बेटा ही होगा। सूर्यकांत की इस बेवकूफ़ी को देखकर कमला को समझ में नहीं आया कि वह रोए या हंसे। मगर इस बार कमला को एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। कमला ने अपनी नन्ही सी परी को अपने सीने से लगा लिया। जब सूर्यकांत जी को यह खबर मिली कि
कमला ने एक लड़की को जन्म दिया है तो वे गुस्से से पागल हो गए। बच्ची को देखने के लिए भी नहीं आए और ऊपर से उन्होंने चिट्ठी लिखी कि घर वापस आते समय बेटी को मायके में छोड़ कर आना। अगर वहाँ भी बच्ची को पालना नहीं चाहे तो उसे किसी अनाथ आश्रम में दाखिल करवा देना। कमला अपनी बच्ची को अपनी छोटी बहन के हवाले कर अपने पति के घर वापस आ गई। कमला की बहन के 2 बेटे थे, इसीलिए उसने खुशी खुशी कमला की बेटी की परवरिश करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कमला की छोटी बहन ने उस प्यारी सी बच्ची का नाम खुशी रखा। कमला के बेटे कमल और सूरज दोनों अव्वल नंबर के निकम्मे और बदतमीज़ और बदचलन बने। 10वीं कक्षा में दोनों फेल हो गए और लफंगों की तरह इधर उधर घूमने लगे। लाख कोशिशों के बावजूद कमला अपने बेटों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। कमल और सूरज दोनों गैर कानूनी काम करके 2 बार जेल भी जा चुकी थीं। कमला ने अपनी बहन की चिट्ठी से यह जान लिया कि खुशी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती है और अच्छे संस्कारों से आगे बढ़ रही है। कमला को इतनी कठिनाइयों के बीच इसी समाचार ने खुश रखा, मगर वह खुशी बहुत दिनों तक नहीं टिकी। कमला की छोटी बहन, जिसे कोई बीमारी नहीं थी, अचानक दिल का दौरा पड़ा और 4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद चल बसी। उसके पति ने सोचा कि एक 21 साल की लड़की को बिन माँ के पालना खुद से नहीं होगा, इसीलिए खुशी को कमला के पास छोड़ने का फैसला लिया। उस वक्त खुशी कोर्स कर रही थी और वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। पहले तो सूर्यकांत जी ने खुशी को पढ़ाई करने की इजाज़त देने से सख्त मना कर दिया, लेकिन कमला ने उनसे गुजारिश की। कोर्स को ख़त्म होने में अब सिर्फ 1 ही साल बाकी है, उसे बीच में रोकना नहीं, उसे पूरा करने दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बहुत सोचने के बाद आखिरकार सूर्यकांत जी ने खुशी को कॉलेज भेजने के लिए मंजूरी दे दी। खुशी को यह सब बड़ा अजीब सा लगा। एक तो पहली बार वह अपने जन्मदाता माँ बाप से मिल रही थी। दूसरी बात, जिस माहौल में वह बड़ी हुई थी वहाँ इस तरह औरतें अपने पति के सामने झोली फैलाकर नहीं खड़ी होती थी। दोनों को वहाँ पर बराबर का सम्मान दिया जाता था। कमला ने भी अपनी बेटी के प्रति अपना प्यार नहीं जताया। उसके मन में एक ही विचार था कि पढ़ाई ख़त्म होते ही खुशी का ब्याह एक ऐसे घर में हो जहाँ औरतों को इज्जत दी जाए। बेटी की शादी में पिता की उपस्थिति ज़रूरी है, इसीलिए कमला अपने पति से अपनी बेटी के बारे में कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी और सूर्यकांत जी की हर बात मानती थी। सूर्यकांत जी की देखा देखी उनके दोनों बेटे भी औरतों की इज्जत नहीं करते थे। दोनों मिलकर अक्सर खुशी को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते। बचपन से लाड प्यार और इज्जत से पली खुशी को इस माहौल में घुटन होने लगी। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि उसकी माँ ने भी अपना प्यार जाहिर नहीं किया। इसी बीच खुशी के कॉलेज में वार्षिक महोत्सव हुआ और तभी पहली बार उसकी मुलाकात मनोज से हुई। उस उत्सव में भाग लेने के लिए कई कॉलेजों से बहुत सारे छात्र आए हुए थे। खुशी एक अच्छी गायिका थी और उसकी आवाज़ में मिठास थी, जिसके कारण उसके कॉलेज के छात्रों और अध्यापकों ने खुशी को गाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उनके कॉलेज को पुरस्कार मिले। खुशी ने उस प्रतियोगिता के लिए खूब तैयारी की थी। उसके साथ उसकी सहेली गिटार बजाने वाली थी, मगर उत्सव के दिन जो लड़की गिटार बजाने वाली थी उसके पिता बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती थे और वह उत्सव में न आ सकी। खुशी अब उलझन में पड़ गई। गिटार के बिना खुशी का गाना अधूरा होगा और इसी कारण उसे पुरस्कार मिलने की उम्मीद नहीं थी। खुशी असमंजस में पड़ गई और रोने लगी। उसकी सहेलियां हौसला बंधाने लगी और उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त एक नौजवान वहां आया और उसने कहा, हाय, मैं आपकी बातें सुन रहा था और मैं समझ गया हूँ कि आपको एक गिटार बजाने वाला चाहिए। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? इसे सुनकर खुशी और उसकी सहेलियाँ ताज्जुब से एक दूसरे को देखने लगी। एक पल के लिए वे सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दें। खुशी और उसकी सहेलियों को उस अनजान युवक का प्रस्ताव स्वीकार करने में झिझक हुई। वह किसी और कॉलेज का छात्र है
फिर वह क्यों अपने कॉलेज को छोड़कर हमारे कॉलेज के लिए गिटार बजाने को तैयार है? ऐसा क्यों? उस युवक ने हंसते हुए कहा, मैं एक अच्छा गिटारिस्ट हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद करूँ। अगर आप बुरा ना माने तो। ज़्यादा मत सोचिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसकी गंभीरता देखकर खुशी और उसकी सहेलियाँ उस लड़के की मदद लेने के लिए तैयार हो गईं। उस लड़के ने तुरंत अपने दोस्त से गिटार लेकर खुशी के साथ मिलकर एक दो बार रिहर्सल किया। खुशी ने देखा कि वह उसके साथ बड़ी तमीज के साथ बातें कर रहा था और बहुत ही मृदुभाषी था। खुशी स्पर्धा को लेकर बहुत परेशान थी और इस हड़बड़ी में उसने उस लड़के का नाम तक नहीं पूछा। जब उनकी बारी आई तो दोनों मंच पर आए। खुशी अपने आप को भूलकर अपने गाने में मंत्रमुग्ध हो गई और उसे पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार लेते समय खुशी उस लड़के को भी अपने साथ मंच पर ले गई। विदाई के समय उस लड़के ने खुशी को अपना नाम बताया। मेरा नाम मनोज है, मैं एमए कर रहा हूँ। आप मेरा मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हम फ़ोन पर बातें कर सकते हैं और दोस्ती को आगे कायम रख सकते हैं। खुशी ने एक मीठी सी मुस्कान के साथ बात कर रहे मनोज की ओर देखा। खुशी ने पहली बार मनोज को गौर से देखा। खुशी को लगा कि सच में मनोज एक आकर्षक युवक है। इसके अलावा लड़कियों के प्रति उसका बर्ताव खुशी को बेहद पसंद आया। इस घटना के बाद दोनों अक्सर फ़ोन पर बातें करते थे। मनोज की आवाज़ में भी एक अनोखा जादू था। बड़े अदब से बात करने वाला उसका अंदाज खुशी को उसकी ओर खींचने लगा। कई बार फ़ोन पर बात होने के बाद दोनों ने एक कॉफ़ी शॉप में मिलने का फैसला किया। मनोज ने अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि लखनऊ की कपड़े की दुकान के मालिक हैं उसके पिता और उसकी माँ घर पर ही बुटीक चलाती है। उसके बड़े भाई पिता के साथ दुकान संभालते हैं और एक छोटी बहन है जो कॉलेज में पढ़ती है। यह सुनती रही खुशी मनोज को अपने परिवार के बारे में क्या बताए सोचने लगी। अपने पिता या अपने भाइयों की झूठी तारीफ करने की बजाय वह चुप ही रही। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन मनोज ने कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीते समय कहा, खुशी, मुझे बातें घुमाना नहीं आता। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको मेरा प्यार कबूल है? यह सुनकर खुशी को एक झटका सा लगा, क्योंकि वह मनोज को दोस्त ही मानती रही और कभी भी उसने उसे उस नज़रिए से नहीं देखा था। आपको जल्दीबाजी में फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बारे में और हमारे रिश्ते के बारे में आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए। आप मुझसे शादी ना करना चाहें तो भी मैं दोस्ती को बरकरार रखना चाहता हूँ। खुशी इस प्रस्ताव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह गहरी सोच में पड़ गई। दिल की बात किसी के साथ बांटने के लिए खुशी की कोई करीबी सहेली भी नहीं थी। खुशी रात दिन इस बारे में सोचने लगी। खुशी ने सोचा, अगर उसके पिता ने उसकी शादी करवाई तो वे जरूर एक ऐसे लड़के को और परिवार को ढूंढ निकालेंगे जो औरत को इंसान नहीं मानते। उससे भी नहीं पूछेंगे कि वह लड़का उसे पसंद है या नहीं। बहुत सोचने के बाद खुशी को यह एहसास हुआ कि मन ही मन में वह मनोज से प्यार करने लगी है। बस अपने दिल की बात समझ नहीं पाई और मनोज ने अपने दिल की बात कहकर उसके अंदर सोए हुए प्यार को जगा दिया। मनोज एक नेक और अच्छा इंसान है, अच्छे खानदान का है। खुशी को ऐसा लगा कि मनोज से अच्छा पति ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगा। काफ़ी कश्मकश के बाद खुशी ने फैसला लिया कि जिस परिवार ने उसे प्यार और इज्जत नहीं दी, उस परिवार के लिए वह अपने प्यार की बलि क्यों चढ़ाए। खुशी ने 1 महीने बाद मनोज से अपने प्यार का इजहार किया। उसी दिन मनोज उसे अपने घर ले गया। मनोज की बाइक एक घर के सामने आकर रुक गई। झिझकती हुई खुशी अंदर गई। आजा मेरी बहुरानी। एक प्यार भरी पुकार सुनकर खुशी ने उस तरफ देखा तो वहाँ 2 और औरतें खड़ी थीं। उनमें से एक औरत को कोमल भाभी और एक लड़की को मेरी छोटी व इकलौती बहन शिखा कॉलेज में पढ़ रही है कहकर मनोज ने सबसे परिचय करवाया। खुशी ने अपने संस्कार के अनुसार मनोज की माँ के पैर छुए, मगर मनोज की माँ ने
खुशी को उठाकर अपने सीने से लगाया और कहा, नहीं मेरी बेटी, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि यहाँ मेरे दिल में है। आकर यहाँ आराम से बैठो, डर क्यों रही हो? यह सुनते ही खुशी का मनोबल बढ़ गया। ऐसे में शिखा बोली, अरे मेरी नई भाभी, आप क्यों इतनी टेंशन में हैं? अपनी टेंशन कम करने के लिए यह ठंडा पानी पीजिए। खुशी ने भी हंसते हुए उससे पानी का गिलास ले लिया। इसी दौरान उस घर की बहू कोमल एक प्लेट में कुछ मिठाई और नमकीन लेकर आई। लीजिए मेरी नई देवरानी जी, इसे खाइए। इतने में मनोज के बड़े भाई और पापा आ गए। मनोज ने अपने पिताजी से खुशी का परिचय करवाया। उसकी आवाज़ में डर बिल्कुल नहीं था। उसने प्यार और इज्जत के साथ अपने पिताजी से बात की। पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। यही वह लड़की है खुशी। मनोज की बातें सुनते ही पिताजी ने मुस्कुराते हुए खुशी के पास आकर कहा, हमेशा खुश रहो बेटी। मनोज को अपने पिता से बातें करते देखकर खुशी को ऐसा लगा कि बाप बेटी नहीं बल्कि दो भाई आपस में बातें कर रहे हैं। फिर मनोज ने अपने भाई को खुशी से मिलवाया। अपने भाई से एक दोस्त की तरह पेश आया मनोज के परिवार से मिलने के बाद खुशी ने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो, मनोज से शादी करने के अपने फैसले से वह पीछे नहीं हटेगी। खुशी की दृढ़ता देखकर सूर्यकांत जी ने भी अपना निर्णय सुनाया। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम जियो या मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई समस्या आए तो मायका समझकर इस घर में कदम रखने के बारे में सोचना मत। याद रहे, मेरे लिए तुम मर चुकी हो। सूर्यकांत जी ने एक बाप की तरह नहीं बल्कि किसी दुश्मन की तरह खुशी के साथ व्यवहार किया। मनोज और खुशी की शादी हुए लगभग 2 महीने बीत गए। शादी के दिन खुशी ने मनोज से कहा, मनोज, यह मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। अगर कुछ गलती हो जाए तो सिर छिपाने के लिए मेरे पास मेरा मायका भी नहीं है। मनोज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमारे घर में तुम्हें इतना प्यार मिलेगा कि तुम्हें अपनी मायके की याद भी नहीं आएगी। यह मेरा वादा है तुमसे। उस घर का माहौल खुशी को बहुत पसंद आया। खुशी को ऐसा लगा कि उस घर के कोने कोने में प्यार ही प्यार है। कोई भी किसी से बुरा सलूक नहीं करता और ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलता था। खासकर अपनी सास के प्यार से वह फूली ना समाई। मनोज की माँ अपनी दोनों बहुओं को अपनी बेटी की तरह प्यार और सम्मान देती थी। मनोज की माँ को सिलाई व कढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी थी। वे अपनी डिज़ाइनर साड़ियों का बुटीक चला रही थी। खुशी ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, इसीलिए वह भी अपनी सास के साथ साड़ियाँ तैयार करने लगी और बुटीक में जाकर वहाँ भी काम संभालने लगी। एक दिन जब खुशी अपनी सास के साथ बुटीक में बैठी थी, उस वक्त एक छोटा सा पत्थर आकर गिरा। उस पत्थर से बुटीक का एक शीशा टूट गया। सास बहू हैरान हो गई। इतने में और भी बहुत सारे पत्थर आकर गिरे। दोनों ने बाहर आकर देखा तो वहाँ खुशी के दोनों भाई खड़े थे। उन्हें देखते ही खुशी को यह आभास हुआ कि यह हरकत इन दोनों की ही है। इस हरकत से खुशी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद खुशी के दोनों भाई सड़क पर खड़े होकर बहन को गाली देने लगे। यही है वह औरत जिसने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ऐसा कहकर खुशी के भाई खुशी का अपमान करने लगे। यह सुनकर खुशी शर्म से पानी पानी हो गई। खुशी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। खुशी इस सोच में पड़ गई कि इस मामले को कैसे सुलझाए। खुशी को पता था कि उसके भाई लखनऊ शहर के बहुत बड़े गुंडे हैं और 1-2 बार जेल की हवा भी खा चुके हैं। उनके पिताजी ने उन्हें जेल से छुड़वाया और जब खुशी की माँ ने कुछ पूछने की कोशिश की तो सूर्यकांत जी ने बात काट कर, तुम औरत हो, यह मामला मर्दों का है और मेरे बेटों ने मर्दों जैसा काम किया है, तुम बीच में मत बोलो, कहकर कमला को चुप करा दिया। आज उन दोनों भाइयों ने खुशी के ससुराल वालों के सामने आकर अपनी गुंडागर्दी दिखाई। इतने में छोटे छोटे पत्थर और आकर गिरे और उनमें से एक पत्थर खुशी की सास के माथे पर लगा और उन्हें चोट लग गई। घर आकर खुशी ने अपनी सास की चोट पर मरहम लगाया। इस दुर्घटना की खबर मिलते ही मनोज के पिताजी घर लौट आए। उन सबके सामने खुशी ने झिझकते हुए कहा, पिताजी, मेरे भाइयों ने ही हमारे बुटीक पर पत्थर फेंके थे। आप मेरे बारे में मत सोचिए,
उन्होंने जो किया गलत किया और आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। खुशी की बातें सुनकर सबने पिताजी की ओर देखा, क्योंकि फैसला लेने वाले वे ही थे। ठीक है सुनीता, तुम अभी आराम करो, कल से बुटीक के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। तुम दोनों औरतें अकेले में ऐसी हालत को नहीं संभाल पाओगी, इसीलिए एक गार्ड की ज़रूरत है। उनकी बातों से यह स्पष्ट था कि वे इस मामले को पुलिस तक ले जाना नहीं चाहते हैं, मगर खुशी ने उनके पास जाकर सहम कर कहा, पिताजी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे भाइयों को माफ़ मत कीजिए। उन्होंने जो भी किया है बिल्कुल गलत है। अगर आप इस बार उन्हें माफ़ करेंगे तो उनकी ज़रूरत और बढ़ जाएगी। हाँ, इसीलिए आप उनके खिलाफ़ पुलिस में शिकायत करा दीजिए। मैं तुम्हारे जज्बे को समझ सकता हूँ बहू, मगर हमें इस मामले में सावधानी बरतनी होगी। जिन्होंने यह हरकत की वे तुम्हारे भाई हैं। आज नहीं तो कल हम एक परिवार हो जाएंगे। अगर हम आज जल्दीबाजी में पुलिस के पास गए तो हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। हमें सब्र से काम लेना चाहिए। उन दोनों को एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे। उनके बड़प्पन के सामने अपने पिता की हरकतों को याद कर कर खुशी की आंखें नम हो गई। इस दरमियान एक दिन अचानक खुशी बेहोश हो गई और उसे देखकर सबके होश उड़ गए। तुरंत डॉक्टर को बुलवाया गया। खुशी की जांच करने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराहट के साथ कहा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। यह सुनकर सभी पुलकित हो उठे। मनोज के परिवार ने खुशी को पलकों पर बिठाया। अचानक एक दिन सुनीता को थकान महसूस हुई और वे एक कुर्सी पर बैठ गई। उनके दाहिने हाथ में इतना दर्द होने लगा कि उसे उठा ही नहीं पाई और धीरे धीरे वह दर्द सीने तक पहुंच गया और सुनीता बेहोश हो गई। घर के लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच करके उन्हें तुरंत आईसीयू में दाखिल करवा दिया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक आया है। इनकी तुरंत बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम ऑपरेशन करेंगे। यह सुनकर परिवार के सभी लोग उदास हो गए। मनोज के पिताजी हताश हो गए थे। शादी हुए इतने सालों में अपनी बीवी को ऐसी हालत में वे पहली बार देख रहे हैं और वे उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। बच्चों ने पहली बार अपने पिताजी की आंखों में आंसू झलकते हुए देखा। मनोज के पिताजी के पास इस वक्त इतने रुपए नहीं थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए लखनऊ की मेन मार्केट में अलग अलग दुकान खोलने के लिए अपनी सारी बचत राशि उसमें लगा दी थी। उनकी मजबूरी देखकर खुशी ने कहा, पिताजी, आपने हमारी बूटी की कमाई को कभी नहीं मांगा। आप बेफिक्र रहिए। सुनीता का ऑपरेशन बिना किसी परेशानी के साथ हो गया। सभी हॉस्पिटल में सुनीता के पास थे। उस समय खुशी की मोबाइल की घंटी बजी। उसकी माँ का फ़ोन था। शादी होने के बाद माँ ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया था। अब क्यों फ़ोन कर रही हैं? सोचते हुए खुशी ने हेलो कहा तो दूसरी तरफ उसकी माँ की हड़बड़ाई आवाज़ सुनाई दी, खुशी, तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे भाइयों को पुलिस पकड़ कर ले गई है और उन्हें जमानत पर छुड़वाने के लिए रुपए चाहिए। यह सुनते ही खुशी के क्रोध की सीमा ही नहीं रही। औपचारिकता के लिए भी माँ ने यह नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, मगर अपना अधिकार जताते हुए अपने नालायक बेटों के लिए रुपए मांग रही है। वह गुस्से में बोली, किस हक से आप मुझसे इतने रुपए मांग रही हैं? आप लोगों ने दर्द के सिवा क्या दिया है मुझे, और मुझसे मदद मांगने में आपको लज्जा तक नहीं आई? ऐसा कहते हुए खुशी ने गुस्से में तमतमाते हुए फ़ोन काट दिया। पिताजी यह सब सुन रहे थे। 5 दिनों बाद सुनीता घर वापस आ गई। दोनों बहुओं ने अपनी सास की खूब देखभाल की। दूसरे दिन सुबह ही पिताजी कहीं बाहर जाने की तैयारी करने लगे। सबने सोचा कि शायद वे अपनी दुकान पर जा रहे हैं। उन्होंने खुशी से कहा, बेटी, तुम्हारे पास जो रुपए हैं क्या तुम मुझे दे सकती हो? खुशी ने बिना कोई सवाल पूछे चेक में दस्तखत करके पिताजी को दे दिया। उस चेक को अपने पॉकेट में रखकर उन्होंने कहा, मैं अपने समधी के घर तक जा रहा हूँ। यह सुनकर सब हैरान हो गए कि क्योंकि बड़ी बहू कोमल का घर लखनऊ में नहीं, फिर किस समधी का जिक्र कर रहे हैं पिताजी? मैं खुशी के मायके के बारे में बात कर रहा हूँ। वे हमारी समधी ही हैं। उनके घर के बेटे जेल में सड़ रहे हैं। उन्हें रिहा कराने के लिए ये रुपए ले जा रहा हूँ। खुशी ने कुछ कहने की कोशिश की तो
पिताजी ने बीच में बात काट कर कहा, बहू, तुम्हारा गुस्सा जायज है, मगर यह वक्त नहीं है गुस्सा निकालने का। जब वे हमसे मदद मांग रहे हैं तो इनकार करना ठीक नहीं और इंसानियत भी नहीं है। उनकी बातें सुनकर सब सन्न हो गए। अचानक अपने घर की चौखट पर खुशी के ससुर जी को देखकर खुशी के माँ बाप दोनों आश्चर्यचकित हो गए, मगर वे मुस्कुराते हुए घर के अंदर गए और कमला को रुपए का चेक देकर कहा, बहन जी, खुशी एक बच्ची है, इसीलिए जब आपने उसे फ़ोन किया तो गुस्से में आकर ना जाने उसने क्या क्या कह दिया। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इन रुपयों से अपने बेटों को रिहा कराने का काम शुरू कीजिए। यह सुनकर कमला और सूर्यकांत जी दोनों की नज़रें झुक गई। भाई साहब, आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। बच्चे पति पत्नी की देन होते हैं, उन्हें अच्छी परवरिश देना हमारा फ़र्ज़ है। बच्चों में बेटा बेटी का फ़र्क करना प्यार का अपमान करने के समान है। जो भी हमें मिले उसे सच्चे मन से अपनाना ही हमारे लिए उचित है। और एक बात और सुनिए, बच्चों को सही गलत सिखाना भी हमारा ही कर्तव्य है। अगर बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़े तो इसका मतलब है कि हमारी परवरिश में ही खोट है। यह मत सोचना कि मैं आपके बेटों की गलतियों के लिए आपको दोषी ठहरा रहा हूँ। आगे से उन दोनों को सही रास्ते पर चलने की सीख दीजिए। अपने मन से द्वेष की भावना को हटा दीजिए और अपने बच्चों के मन में भी इस जहर के बीज को मत बोइए। इस दुनिया में हमेशा प्यार की ही जीत होगी, नफरत की नहीं। उनकी बातें सुनकर जिंदगी में पहली बार सूर्यकांत जी का अभिमान टूट गया और फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।